यादें पुरानी हैं। अनमोल दौर, अनमोल किस्से। जल्द देखें द गोल्डन ईयर्स विथ जन टीवी। मैं तो उसके ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पे, जिसमें है कि क्या वास्तव में साहित्य के मायने बदलते जा रहे हैं सरकारों के दबाव में या सरकारों के इंप्रेशन में आकर के, और साहित्यकारों को बुलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सत्र पहली बार हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर के जब संघ से बात की जाती है तो उनका कहना है कि हमारी विचारधारा के जुड़े लोग कई बार आते रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हों, लेकिन ये साफ है और सब जानते हैं कि पहली मर्तबा ऐसा है कि पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गजों को मंच दिया गया और उस पर चर्चा भी की गई है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बार फिर आरक्षण को खत्म करने या उसकी समीक्षा की वकालत की गई है, और साथ ही यह भी कहा गया है कि भाजपा के किसी भी काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दखल नहीं होता है। चलिए मनीष जी, मैं आपके पास में था और बड़ी बात यही है, लोग यही जानना चाह रहे थे कि संघ के साथ में जब समन्वय बैठकें होती हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी बैठते हैं, तो कोऑर्डिनेशन को लेकर के बात कही जाती है। कोऑर्डिनेशन वही होता है कि जब विचारों का आदान प्रदान और उनका इंप्लीमेंटेशन के लिए भी एक कार्य प्रणाली तय की जाए। अदरवाइज तो कोई समन्वय की कोई बैठकों का मतलब नहीं होता है। हम कोऑर्डिनेशन अगर कहीं करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि एजेंडे को आगे बढ़ाना है। जी, मैं आपको जो कह रहा हूं वो यही बात कहने जा रहा हूं कि 56 ऑर्गेनाइजेशन काम अगर करते हैं तो उनके समन्वय के लिए कोई बात होती है तो इसका मतलब ये तो है ही कि उसको अपना बताने से गुरेज नहीं है। ये सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी निकर पहनकर जाते हैं प्रोग्राम में, या वो कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता हमारे उसमें समाहित है, तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। ये तो ये बात कर रहे हैं खाली उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जिन लोगों से इनको लगता है कि वो इस बात से हमारे प्रति आकर्षित होंगे। वो अपने सुविधा से बात करते हैं। जो मैंने आपको जैसे कहा, जब जहां लोग कम होते हैं तो वहां पे साहित्यकार और लेखक की बात कम्युनिज्म करने लगता है, और जहां ज्यादा होते हैं वहां नक्सलाइट्स हो जाते हैं, वो पिस्तौल लेके आदमी मारने लग जाते हैं। ये तो अलग बात है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसने ये बात कही कि राष्ट्रवाद हमारा राष्ट्र माता है, भारत माता है। तो लोगों ने कहा राष्ट्र तो भूखंड का टुकड़ा है, राष्ट्र एक भौगोलिक सिचुएशन होती है, इसमें कई राष्ट्र भारत में जन्मे, भारत के कई राष्ट्र हो गए हैं, इसमें कई राष्ट्र रहते हैं। जब आरएसएस ने कहा कि हिंदू एक विचार पद्धति है और एक जीवन पद्धति है, तो इन्होंने कहा नहीं, वो तो पंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, इन्होंने ये कहा। अब जब मुकाबला हो गया और पिछड़ गए तब ये केवल पत्थर फेंकने का काम करने लगे। अब अभी भी मैं कह रहा हूं, आप अगर वाकई पंचशील के सिद्धांतकर्ता के आगे जाके निकले हैं उत्तराधिकारी, तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए, जैसा नेहरू जी ने स्वीकार किया कि ये विचारधारा है, एक विचार है। लेकिन जब राष्ट्र को पुरुष कह के संबोधित करेंगे, इधर राष्ट्र को माता कह के संबोधित करेंगे, इतना भर डिफेक्ट ना रहेगा तो उसका परिणाम पॉलिटिकल होता है। और यही कारण है कि आरएसएस ने कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो करेगी। मैं आपको कह रहा हूं, अभी आपने कहा आरक्षण के बारे में, माननीय मोदी जी का मैं उस समय उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी आरक्षण समाप्त नहीं होगा, उन्होंने ये कहा। तो अब ये यहां पर सुविधा से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब इनको ये उसमें एंटी एस्पेक्ट में करना होगा तो ये मनमोहन वैद्य जी का उच्चारण कर लेंगे, और जब पॉलिटिकल बात आएगी तो मोदी जी की बात कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इनको ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधारा पर प्रहार कर रहे हैं, विचारधारा पर कोई संवाद कर रहे हैं, तो फिर विचारधारा पर ही रहना चाहिए। वहां पे आदमियों को लेकर अपना लाभ और हानि नहीं देखनी चाहिए। मोदी जी की बात मत करिए आप, अब बात करिए कि अब देखो, मैंने कहा जो नहीं कहा गया उन्होंने। आरएसएस क्या कहता है? आरएसएस ने कहा, आरएसएस ने कभी नहीं कहा आरक्षण क्या कहता है। मनमोहन जी की व्यक्तिगत विचार वो कह रहे हैं, इसमें क्या हो गया? जो भी कह रहे हैं मनुवाद नहीं, देखिए आप लेनिन को कह सकते हैं, आप मनुवाद से कभी कुछ कह दिया, आपको मनुवाद से हो जाएगा क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप मनुवाद करेंगे आरक्षण की बात करनी पड़ेगी। फादर ऑफ द कम्युनिज्म थोड़ी है, नहीं है। नहीं तो उनकी बात को क्यों कर रहे हो आप? जो उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात जानना चाहूंगा छंगानी साहब, हमने हमारे अंदाज से राजनीतिक स्वार्थों की वजह से हर जो वास्तव में इतिहास के लिए महापुरुष हो गए
उन लोगों के वक्तव्यों को हमने हमारे अंदाज में उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। मनु ने कब कहा कि अछूतों को या नीचे के तबके को आप ऊपर मत उठने दीजिए? इन्होंने कहा साहित्यकार हुए जो ये वो साहित्यकार जो मनु को बदनाम करना चाहते थे भारत की अस्मिता और अवधारणा के साथ। कहीं देखा है, कहीं पर लिखा हुआ है, उनकी दुश्मनी थी, उन लोगों ने साबित करने की कोशिश। कहीं लिखा हुआ है ये कि मनु ने कभी भी उसमें कम्युनिस्ट था, नीचे के तबके के बारे में कभी विचार नहीं। बात करना कन्हैया बनना उसका समर्थन करेंगे। मैं जानना चाह रहा हूं, मनु कहता है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम होने चाहिए। हाँ। और जब 4 वर्ण होंगे तो 4 वर्ण जन्म से होने चाहिए। जन्म से होने चाहिए तो हमेशा एक जो शूद्र है हमेशा शूद्र रहेगा, ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय हमेशा। तो ये समाज के उनके 8वें श्लोक में ये आ गया कि ये डिवीजन रहेगा। ये मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए वही मैं कह रहा हूं, एक बार रोकना चाहूँ, 1 सेकंड सर। हमने हमारे अंदाज से उस वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि कर्म के आधार पर वर्ण बने हैं। वो नहीं मानोगे आप, क्योंकि आप कर्म को रखना चाहिए। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि अगर चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि जो वर्ण थे वो कर्मगत थे, एक बार के लिए आपकी बात मान लेते हैं, तो फिर शंभुक के वध का उतरने की क्या जरूरत थी? अगर शंभुक नाम का कोई व्यक्ति अगर जो अछूत है, जो दलित है, अगर वो तपस्या करके अपने आप को एलिवेट करना चाहता है, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस राज्य के अंदर दलित या शूद्र अगर तपस्या करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति करें, वहां बारिश नहीं होगी, वहां अकाल पड़ेंगे। और इस बात के ऊपर राम उनकी हत्या कर देते हैं। देखिए बात देखिए, तो कई बार राम के बारे में शंभुक वध के ऊपर बात जो शंभुक वध की बात करते हैं, अच्छी तरह सर मनु ने अपने न्याय के सिद्धांत ने कहा कि न्याय के अंदर दोयम दर्जे का व्यवहार किसी के साथ में होना चाहिए। आप कहे कुछ और ये कहीं पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है। आप कहां पे? मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। देखिए जहां अब जब जुडिशियस को बात करते हैं तो जुडिशियली का पहला पॉइंट यह है कि किसी भी ढंग का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट क्रीड सेक्स पे नहीं होना चाहिए। जब आप पनिशमेंट ही जाति के आधार पर तय करते हैं तो इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। कौन ने तय करा? आप मनुस्मृति को पढ़िएगा एक बार। मनुस्मृति को आजाद हिंदुस्तान मैं एक बात जानना चाह रहा हूं सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। मनु की मूर्तियां अगर कहीं पे भी लगी गई है या ठप्पा लगता आरएसएस के ऊपर या बीजेपी पे मनुवादी कहने की बात कही जाती है, आजाद हिंदुस्तान के अंदर कभी इस बात को लेकर के कहीं को दखल हुआ है कि कभी मनु की स्मृति को या मनु की जो व्याख्या न्याय को लेकर के की गई थी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उसको थोपने की कोशिश की गई हो? देखिए बात एक है, हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है। सुविधा सुविधा के साथ योगेंद्र जी, आप वो किसने नहीं थोपा गया? क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी के तत्काल बाद जिन लोगों के पास ये शासन सत्ता आई वो वर्ल्ड व्यू वाले लोग थे, वो लोग थे जो क्रिटिकल थिंकिंग इम्बाइब करना चाहते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना चाहते थे। सौभाग्य रहा, ये सौभाग्य रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी के हाथ में स्टेयरिंग, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में स्टेरिंग नहीं होके उन्होंने के हाथ में होगा कर दिया, निसंदेह वो भी होता जो नहीं होंगे। अब निसंदेह वो बात ये है, लेकिन सर जब देश के अंदर गैर कांग्रेस सरकार बनी, कभी उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है? आपको ऐसा है? देखिए कहीं ना कहीं आपको देखना समझना पड़ेगा कि दक्षिण पंथ कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहता है। वजह बता दीजिए मुझे, वजह बताइए। मान रहा हूं, वजह बताइए। देश मनी से देंगे, आप मुझे वजह बताइए कि इस वजह से हम ये बात कैसे? अगर एक लॉजिक से सुनेंगे, हाँ बिल्कुल कहिए, बात चलेगी। बताइए मचाके के लिए बताइए, सुनेंगे पूरी बात सुनेंगे। सुनिए आप कहिए। एक बहुत गंभीर चिंतन चल रहा है, कम शब्दों के अंदर पूरी करें बात, समय का अभाव है, चर्चा नहीं हो रही है, ऐसा गंभीर चिंतन हो रहा है, इसको साहित्य का विषय। आप समझिएगा किसी भी धर्म के अंदर 2 ढंग के पार्ट होते हैं, एक उसका मिथकीय पार्ट होता है, एक उसका दार्शनिक हिस्सा होता है। जहां दार्शनिक हिस्से की बात करते हैं तो मैं आपको कांग्रेस की तरफ से बहुत जिम्मेदारी ढंग से बात कर रहा हूं कि उन सब दार्शनिक चीजों का कांग्रेस पूरे ढंग से सम्मान करती है, चाहे शंकर का अद्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चाहे वो सब चीजों जो दार्शनिक हिस्सों का हम हमेशा सम्मान करते हैं। मगर कहां विरोध है? जहां आप उन मिथकीय काल्पनिक चीजों को आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, खुद वेदों के अंदर उन चीजों का उपहास उड़ाया गया है, जिन चीजों को आप लेके बैठे हुए हैं
उन चीजों का खुद वेदों में उपहास उड़ाया मैं एक बात कहना सबसे दुर्भाग्य बात है कि औपनिषदी ऋषि भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जिन औपनिषदी ऋषि जिन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनको सौंपना चाहते हैं। जिन चीजों को पुराने ऋषि जैसे लोग भी उसकी मजाक उड़ा चुके हैं, उनको आप 21वीं सदी के अंदर आप थोपना चाहते हैं। आपने राहुल साल्टन की बात की, राहुल यही बात कहना चाहते थे, राहुल यही बात कहना चाहते थे। उनका दर्शन दिग्दर्शन आप पढ़िएगा, दर्शन दिग्दर्शन में वो यही बात कहना चाहते हैं कि जो चीज ऋषि मुनि पुराने टाइम पे रिजेक्ट कर चुके, उन्हें अगर संघ अगर आज 21वीं शताब्दी में लाना चाहता है, तो आप कौन से हिंदुत्व की बात करें। सच्ची बात तो है, हिंदुत्व को भी नहीं समझते ये लोग। सच्ची बात तो है कि जो दर्शन ये बात कहता हूं वसुधैव कुटुंबकम, जो ये बात कहता हूं अयम निजो परोवेत्ति नाम गणनाम लघुच्चेष्टा नाम उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुंबकम, वहां अगर आप एक नैरो माइंडेडनेस की बात करते हैं तो सच्ची बात तो यह है आप विश्व वर्ल्ड व्यू छोड़िए, जिस विचार हिंदुत्व को भी नहीं जान पाए, आप हिंदुत्व को नहीं समझ पाए, बोला है आप हिंदुत्व को नहीं समझ पाए, आप हिंदुत्व को भी नहीं समझ पाए, आप हिंदुत्व को भी नहीं समझ पाए, मिस इंटरप्रिटेशन आप इस देश को डुबोना चाह रहे हैं, आप इस देश को खत्म कर देना चाह रहे हैं। जो संघ मान रहा है ये नहीं मान रही है, आप इन बातों को नहीं मान साहब बोलिए। आप प्रगतिवादी दृष्टिकोण की दृष्टि से अगर सोचें जी, तो दुनिया का विकास कैसे हुआ। शेषनाग के ऊपर में पृथ्वी रखी हुई है, वो जब लाता है अपना फंड तो भूकंप आ जाता है। और इन तमाम चीजों को लेकर के और बातें जो कही जाती है, इसको आज की तारीख में कौन मानेगा। इसको तो कोई मानने वाला है नहीं। तो जिस तरीके की कौन कह रहा है, आपका अगर पूरा ना आपकी बात अगर मान ली जाए, वसुंधरा राजे ने यहाँ पर तंत्र मंत्र से विद्या उपचार करने के लिए पद्धति अरे अकेडमी खोलने की बात कर रही थी, अकेडमी खोलने की बात कर रही है। अगर कोई बारी तो आप बोलिए ना, आरोप अरे मनीष जी आप बोलिए ना कि हम कौन सी आप ये बोलिए ना कि हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विरोधी खत्म हो जाएगा। सीएम की बात बोलते हैं कौन सी किताब इस्तेमाल। देखिए एक बार एक आप तीनों से मेरा आग्रह करना ही पड़ेगा, मनीष जी मेरा एक आग्रह सर, मेरा एक आग्रह आप सभी लोगों से है। मैं ये कहना चाहूंगा कि समय के काल चक्र को आप बहुत बारीकी से देखें तो जैसे जैसे समय बदला है, हर राजनीतिक दल हो चाहे बहुत सारी विचारधाराओं सबने करवट भी ली है, वो चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे कांग्रेस की आइडियोलॉजी हो, चाहे दूसरे लोगों की आइडियोलॉजी हो, समय के साथ अपने आप को बदला है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप अतीत की उन बातों को देखिए, अतीत में नहीं जाएं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का चिंतन भी हो सकता है कि समय के साथ अपने आप को बदल रहा हो। अगर बदल करके और प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनेगा, हमको उसमें कहाँ इतना विरोधी खत्म हो जाएगा। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाइए ना, आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, हमारा विरोधी खत्म हो जाएगा। तो हमारा विरोध केवल उस क्रिटिकल थिंकिंग और वैज्ञानिक जो थिंकिंग है उसका जो विरोध करता है, उस वर्ल्ड व्यू का जो एक इंसानों को एक उदात्त विचारधारा होनी चाहिए, उस उदात्त विचारधारा का जब विरोध करते हैं तो हमारा विरोध केवल वही है, बाकी कोई विरोध नहीं है। अगर संघ भी अगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर इम्बाइब करने की बात करे युवा पीढ़ी में, तो संघ का स्वागत है। कौन कह रहे संघ का नहीं करा, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण इम्बाइब कीजिए। मनमोहन वैद ने जो अभी कहा कि आजादी कितने साल बाद भी हम शिक्षा से अभी भी वंचित हैं, जो सबका वंचित है, सबके लिए शिक्षा हो, आगे बढ़े। अगर किसी ने सहयोग इस क्षेत्र में भी किया है तो हम कहेंगे कि शिक्षा वास्तव में बहुत जरूरी है। तो इससे आप लोग ये क्यों कहते हैं कि केवल बस वो अपनी विचारधारा के लिए बात कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए भी कहा हो कि जिन्होंने भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया हो। मैं इस बारे में आपको एक मिनट जी मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ 70 साल से लेकर के हमने आरक्षण रखा और ये अब कह रहे हैं कि ये आरक्षण बंद हो जाना चाहिए। आरक्षण बंद इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी तक भी हमारे देश के अंदर में ऐसे इलाके हैं जो आरक्षण के नाम से कुछ लोगों वर्गों के लिए हैं और जो दरअसल वास्तव में दलित दबे हुए लोग हैं उनको अभी तक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन समीक्षा तो होनी चाहिए। जैसे हाँ इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे मीणा समाज है। हाँ? अगर आप जयपुर के आसपास के मीणाओं को ले लेंगे तो उनको बहुत सारे आरक्षण मिले, उनको फायदे मिल गए। पर आप गरासिया और मीणा जो उदयपुर के अंदर में है और बांसवाड़ा के अंदर में है, उनको तो आज भी वैसे ही है। आज भी वैसे ही है। तो अगर आप उनको आरक्षण खत्म कर देंगे तो फिर नहीं करना चाहिए बढ़ने का नहीं। लेकिन उसका रास्ता भी को निकाले। वास्तव में जो आरक्षित वर्ग में जो क्रीमी लेयर बन गई, लेकिन आप उसको भी आउट नहीं कर रहे। वास्तव में जो वंचित है, वंचितों में जो वंचित है, उसकी कोई फिक्र करेगा नहीं करेगा। कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने क्रीमी लेयर की बात कही थी, सब लोगों ने उसको रिजेक्ट किया कि नहीं इसको नहीं होना चाहिए, कारण कि ब्यूरोक्रेसी जो ऊपर में बैठी हुई है वो ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि क्रीमी लेयर के नाम से कुछ लोगों को वंचित रख दिया जाए। तो इसलिए दरअसल कोई इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो गया है
तो आप पहली बात तो उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर उस नाम से अगर कोई अभी हम इसके बारे में कोई ये नहीं कहते, पर आरक्षण को खत्म करने की बात अगर कोई कहते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं कि आरक्षण का विरोध नहीं होना, खत्म नहीं किया जाना चाहिए इसको। आज